जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। यही विषय यूपी में स्वीक्स यानी नागरिक शास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता है। इस विषय के भाग स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आपका तीसरा चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति। पिछली वीडियो क्लास में हमने नियोजन के शुरुआती दौर में जो कुछ विवाद थे उनमें पहला विवाद हमने अच्छे से क्लियर किया, जो कि कृषि और उद्योग को लेकर था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और नियोजन के शुरुआती दौर में आज हम जिस विवाद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। यानी देश का जो विकास है, जो नियोजन है, वो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से किया जाए या सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार, भी सरकार करे या प्राइवेट आदमी करे। इस विवाद को लेकर लोगों के क्या क्या मत थे और सरकार ने कौन सा रुख अपनाया, उस चीज को हम समझते हैं। और कुछ चीजें हम इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो पूर्व में पढ़ भी चुके हैं। याद कीजिएगा, विकास के हमारे सामने दो मॉडल थे, एक पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी जिसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है, निजी सेक्टर है वो ही देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर उत्पादन के ऊपर राज्य का नियंत्रण होता है। कुल मिलाकर आप इस बात को ऐसे समझिए भी सरकार ही विकास है वो करती है, प्राइवेट सेक्टर का यहां कोई रोल नहीं होता है। तो भारत सरकार ने न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और न ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, बल्कि इनके दोनों का मिला जुला रूप लिया। तो भारत ने विकास के लिए इन दोनों मॉडलों यानी पूंजीवादी और समाजवादी के मिलाकर एक नया मॉडल अपनाया जिसे कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका भी, इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का मिला जुला रूप मिलता है। कुछ उदाहरण से हम समझे भी किस प्रकार ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का मिला जुला रूप है। तो देखिएगा, किसान व कृषि यानी एग्रीकल्चर आ गया, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा हिस्सा है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रहा, यानी प्राइवेट आदमियों ने यहां ज्यादा काम किया देश के विकास के लिए। वहीं भारी उद्योग जैसे इस्पात उद्योग हो गया, संचार उद्योग हो गए, रेलवे हो गया, तो भारी उद्योगों को राज्य ने अपने हाथ में रखा और उसके विकास के ऊपर जोर दिया। तो यानी कुछ काम प्राइवेट सेक्टर में दिए, वहीं कुछ काम है वो सरकार ने अपने पास रखे, अर्थात सार्वजनिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रखे गए। राज्य ने व्यापार का भी नियमन किया। राज्य मतलब यहां देश की बात हो रही है। राज्य ने व्यापार का नियमन किया। अब बात यहां आपके थोड़ा सा हो सकता है भी नियमन का क्या मतलब होता है। यहां आप इंग्लिश वर्ड इजीली समझ जाओगे। इंग्लिश में कहते हैं रेगुलेशन। आपने पंखे का रेगुलेटर देखा होगा, आप अपनी मर्जी से उसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। सेम वही बात है यहाँ, रेगुलेशन, नियंत्रण, नियमन। तो राज्य ने व्यापार का नियमन किया, रेगुलेशन किया, यानी अपने हिसाब से उसको सेट किया। और कृषि क्षेत्र में भी काफी सरकार ने हस्तक्षेप किया। तो यानी भारत के अंदर कुछ सेक्टर अगर प्राइवेट में दे भी दिए तो उनकी जो चाबी है, उनका जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। तो ये तो मोटी मोटी बात हुई भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार निजी और जो सार्वजनिक क्षेत्र है दोनों का मिला जुला रूप है वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था को में देखने को मिलता है। लेकिन इस मिश्रित अर्थव्यवस्था की भी आलोचना हुई, इसे भी गलत साबित किया। किसने किया? दक्षिणपंथी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा के जो दोनों गुट है उन्होंने कहा ये मिश्रित व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। तो यहां दो शब्द मिल गए। अब यहां यह प्रश्न भी आ जाता है भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना के जो तर्क हैं वो दीजिए, या किन्होंने आलोचना की? तो दक्षिणपंथी और वामपंथी जो गुट थे उन्होंने की। तो अब आपको पहले तो यह जानना चाहिए भी ये दक्षिणपंथी और वामपंथी का मतलब क्या है।
कैसी सोच होती है इनकी। उसके बाद में इनकी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर आलोचनात्मक जो अपने तर्क दिए गए उन पर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम दक्षिणपंथी विचारधारा के ऊपर। दक्षिणपंथी विचारधारा या वो गुट है जो निजी क्षेत्र के समर्थक होते हैं, जो चाहते हैं विकास का काम है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए और जहां तक जरूरी हो सरकार को गैर जरूरी हस्तक्षेप है वो भी नहीं करना चाहिए। काम आप प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे और बिना कोई विशेष परिस्थिति के बीच में घोचा करने की भी गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है। अब बात यह भी आ जाती है भी 1950 से 1960 के दौरान की अगर बात करें तो भारत के अंदर कौन से जो राजनीतिक दल थे जो दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक थे, तो उनमें भारतीय जनसंघ आज के हिसाब से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी होगी, स्वतंत्र पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये दक्षिणपंथी विचारधारा के थे जिनका एक ही मानना था कि देश के आर्थिक विकास में हमें ज्यादा से ज्यादा निजी सेक्टर को बढ़ावा है वो देना चाहिए। तो ये तो हुआ दक्षिणपंथी का मतलब। उसके बाद समझे हम वामपंथी गुट की क्या विचारधारा है, क्या वो सोच रखते हैं। तो समझिए इनका काम है, ये कहते हैं कि भी गरीब और जो पिछड़े लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों के ये समर्थक है। हम ये चाहते हैं भी गरीब और पिछड़ी जाति का जो भी है उसके विकास के लिए गवर्नमेंट पॉलिसियां बनाई, हम तो इस चीज के पक्षधर हैं। तो सीधी सी बात है वामपंथी ये चाहते हैं भी देश का विकास जो सार्वजनिक क्षेत्र के हिसाब से हो, यानी सरकार खुद करे, प्राइवेट के भरोसे देश का विकास नहीं हो सकता। अब बात करें भी उस 50 से 60 वाले दौर के अंदर वामपंथी विचारधारा के, तो वो हो गए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, सोशलिस्ट पार्टी हो गई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो गई, किसान मजदूर प्रजा पार्टी हो गई। तो इस प्रकार के जो दल है, जो कामरेड हैं, वो वामपंथी विचारधारा के हैं, अर्थात जो चाहते हैं भी देश का विकास सरकार खुद करे, प्राइवेट सेक्टर का यहाँ कोई रोल नहीं हो, यानी निजी संपत्ति खत्म कर दें और उत्पादन के ऊपर राज्य का नियंत्रण है वो होना चाहिए। वहीं दक्षिणपंथी की विचारधारा पूंजीवादियों की तरह भी ये निजी क्षेत्र के समर्थक है और ये भी कहते हैं भी सरकार को गैर जरूरी हस्तक्षेप भी है वो उसके अंदर नहीं करने चाहिए। अब बात आप ये भी सोच सकते हो भी हमने कुछ राजनीतिक पार्टियों की तो बात कर ली, भी उनमें से कुछ दक्षिणपंथी है और कुछ वामपंथी है। कोई आपसे ये पूछ ले भी कांग्रेस वो किस विचारधारा की समर्थक है, तो आपको बताना चाहूं भी स्टार्ट में और उस 50 से 60 के दशक की बात करें तो कांग्रेस का ही राज रहा। बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस ने देश के ऊपर शासन किया, ये सारा सिस्टम वही लेकर आए थे स्टार्टिंग में। तो हम ये कहेंगे तो न तो कांग्रेस दक्षिणपंथी है और न ही वामपंथी है, अर्थात कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों के बीच में मध्य मार्ग को अपनाया, कुछ दक्षिणपंथी चीजें ली और कुछ वामपंथी चीजें ली। तो कांग्रेस पार्टी है वो मध्य मार्गी विचारधारा की है, अर्थात वही मध्य मार्ग अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था की समर्थक हो गई। भी कुछ चीजें पूंजीवाद की ले आए हम और कुछ है वो समाजवाद की ले आए। तो इस प्रकार से अब तक आपने ये समझा भी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, किस प्रकार से है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी कौन सी चीजें प्राइवेट सेक्टर में रही और कौन सी चीजें हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रही। फिर बात यह है, मेन मुद्दा अब आगे भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की भी आलोचना इन दक्षिणपंथियों ने और वामपंथियों ने की। तो उस आलोचना का इनका आधार क्या है, अब हम उस चीज को समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें नोट्स बनाने के लिए तो ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना में दक्षिणपंथियों के क्या तर्क थे। दक्षिणपंथी वो जो निजी क्षेत्र के बढ़ावे के पक्षधर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी और न ही निजी क्षेत्र के बढ़ावे के लिए कोई उपाय किए गए।
इन्होंने कहा निजी सेक्टर के लिए तो जो प्लानिंग करने वाले हैं उन्होंने कोई स्पेस ही नहीं दिया, तो कैसे निजी सेक्टर है वो अपना काम है वो कर पाएगा। एक तो ये था इनका तर्क जो आलोचना का। दूसरा, क्या सरकार की निवेश के लिए लाइसेंस और परमिट प्रणाली ने निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए। इन्होंने कहा भी सरकार ने प्रॉब्लम खड़ी की, कोई निजी आदमी जब अपना कोई काम करना चाहे पहले उसे लाइसेंस लेना है, उसे कोई निश्चित टाइम के लिए परमिट दिया जाएगा, तो जो भी निजी सेक्टर का आदमी आकर कोई डेवलपमेंट करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो सरकार ने बीच में अपनी टांग अड़ाई रखी, अर्थात कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही भी प्राइवेट सेक्टर है वो कामयाब हो। तो ये था दूसरा उनका तर्क भी, निवेश के लिए लाइसेंस और परमिट जो सिस्टम था वो निजी पूंजी की राह में रोड़े अटका रहा था, यानी रुकावट पैदा कर रहा था। तीसरा तर्क था कि सरकार ने देसी उद्योगों के विकास के लिए या देसी उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात शुल्क है वो बढ़ा दिया। भी जो चीज देश में बन सकती है उन्हें बाहरी देश से न मंगवाया जाए, इसके लिए उन्होंने जो आयात शुल्क है वो बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, इन्होंने कहा कि इससे बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है यानी कंपटीशन है वो समाप्त हो गया, और जो कोई थोड़े बहुत क्षेत्रों में जो निजी क्षेत्र के जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अपने उत्पादों की क्वालिटी नहीं बढ़ाई और न ही उन्हें सस्ता करने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपटीशन खत्म कर दिया। बाहरी देशों से आप कोई चीज है वो आने नहीं दे पा रहे हो, तो देशी उद्योगों के विकास के लिए जो आयात शुल्क बढ़ाया उसका भी इन दक्षिण पंथियों ने विरोध किया, क्या उससे बाजार में कंपटीशन खत्म हुआ, तो दूसरे जो निजी सेक्टर में काम करने वाले थे उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बढ़ाई और न ही लोगों को सस्ती दरों पर कोई चीज है वो उपलब्ध करवाई। और इसके साथ साथ इन्होंने अपना एक तर्क और दिया आलोचना में कि सरकार ने अपने नियंत्रण में जरूरत से ज्यादा चीजें रखी, कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा चीजें हैं वो अपने पास रख ली है, निजी सेक्टर के लिए बहुत कम स्पेस है वो दिया है। इससे क्या हुआ, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा पावर आ गई तो सरकार क्या करती है, कर्मचारियों की भर्ती करती है, तो उन कर्मचारियों की वजह से क्या भ्रष्टाचार पनप गया, आम आदमी का काम नहीं होता है, तो उन्होंने कहा भी इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ा और अकुशलता बढ़ी, तो भ्रष्टाचार और अकुशलता को बढ़ावा मिला है, इस प्रकार सरकारी सेक्टर को आपने ज्यादा प्राथमिकता दी है। तो दक्षिण पंथियों की आप कुल मिलाकर ये देखेंगे, दक्षिण पंथियों का ये कहना है भी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादा ध्यान दिया, प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं किया। ये दक्षिण पंथियों का तर्क था मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना में। अब इसकी जस्ट रिवर्स बात, जस्ट उल्टी बात वामपंथियों की। वामपंथी भी नाराज, जो कि एक तरीके से समाजवादी विचारधारा के जो समर्थक है, ये चाहते हैं भी सरकार ही सब कुछ करे। प्रॉब्लम दक्षिण पंथियों को भी है, प्रॉब्लम वामपंथियों को भी है। इनके क्या तर्क थे विरोधा स्वरूप, इन्होंने कहा सरकार को जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। इधर ये क्या कह रहे हैं कि सरकार ने सब कुछ अपने पास रख लिया, ये कह रहे हैं सरकार को जितना करना चाहिए था उतना सरकार ने किया ही नहीं। और दूसरा ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार ने अधिक खर्च नहीं किया। ये आरोप तो आज भी लगते हैं भी गवर्नमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम के ऊपर ज्यादा खर्च नहीं किया, तभी तो आज हम कितनी बड़ी विपदा के अंदर है वो पड़ गए और अभी भी शायद हम जूझ ही रहे हैं उन चीजों से बाहर आने के लिए। तो लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान है वो नहीं दिया। इसी प्रकार का सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी सेक्टर या निजी क्षेत्र जाने को तैयार नहीं था। क्या सरकार केवल वहीं आकर अपना कोई काम जो डेवलपमेंट का काम किया जहां प्राइवेट आदमी नहीं आना चाह रहा था। इससे क्या हो गया, क्या निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने में सरकार ने मदद कर दी कि ठीक है भाई प्राइवेट आदमी आप इसमें नहीं आना चाह रहे, ये तो हम गवर्नमेंट के पास रख लेते हैं ये काम और बाकी आप अपना चलाओ कमाओ और खाओ। तो क्या इससे तो प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने मुनाफा लाभ कमाने में मदद कर दी। और इनका क्या उल्टा है, इन्होंने उल्टा कहा है, ये तो क्या कह रहे हैं कि सरकार ने उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी सेक्टर जाने को तैयार नहीं था। ये कह रहे हैं भी ज्यादा सरकार ने ही सारा काम किया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोनों में विरोधाभास की स्थिति है। और वामपंथी कह रहे हैं जब सरकार खुद काम कर रही है तो इसका मतलब गरीबी कम होनी चाहिए,
गरीबी जरूर प्रतिशत में कम हो रही होगी थोड़ी बहुत, लेकिन क्या गरीबों की संख्या तो लगातार ही बढ़ रही है। तो फिर सरकार यहाँ क्या कर रही है? तो इसका मतलब सरकार है जितना करना चाहिए क्या उतना नहीं कर पा रही है। बार बार इसी मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं वामपंथी। और साथ में क्या सरकारी हस्तक्षेप से एक अच्छे वेतन भोगी के रूप में मध्यम वर्ग का भी जन्म हो गया। क्या जब ज्यादा सरकारी क्षेत्र में सरकार ने अपना काम किया, गवर्नमेंट ने हर काम में हस्तक्षेप किया, तो उसके जो कर्मचारी है जिनको अच्छा खासा वेतन मिलता है वो एक मध्यम वर्ग के रूप में उनका है वो जन्म हो गया। तो ये भी देश के विकास के अंदर एक प्रॉब्लम है। और ये कह रहे हैं भी सरकार ने ज्यादा अपने पास रख लिया तो इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ गई। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो दोनों ही, चाहे दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं चाहे वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, दोनों ने ही मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना में अपने अपने तर्क दिए, अपने अपनी जो बात कही या यूं कहें भी अपने आधार हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। और आपको पहले ही बता दिया भी कांग्रेस ने इन दोनों ही विचारधाराओं के बीच का मध्य मार्ग है वो अपनाया। उसके लिए क्या किया ये आज की क्लास की शुरुआत के अंदर ही हम ये समझ चुके हैं। तो ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी एक इम्पोर्टेंट बड़ा प्रश्न है 5-6 नंबर के लिए, जिसमें भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के क्या विवाद है इस पर अपनी बात लिखिए। तो पहले आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बड़ा प्रश्न है तो फिर दोनों के ही तर्कों के बारे में आपको लिखना होगा। चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रश्न पूछ ले, चाहे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर प्रश्न पूछे, बड़ा प्रश्न आता है। तो आज की क्लास में हमने जिन मुद्दों के ऊपर बात की है ये सारे ही उसके आंसर है वो बन जाता है। अब अगले वीडियो सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं पहले उसके बारे में बता दूं। अगले वीडियो सेशन में हम बात करेंगे भी इस मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो ये मॉडल है इसको अपनाने के मुख्य परिणाम हैं वो हमारे सामने क्या आए, उस चीज को लेकर हम अच्छे से समझेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।